हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज फाइनली आपका एमपीपीएससी प्री जो एग्जाम है ये सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। आपका फर्स्ट पेपर अभी हो चुका है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम आपका फर्स्ट जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस लेकर आए हैं। यहाँ पर हमारे पास में पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। तो 100 के 100 क्वेश्चंस विथ 100% एक्यूरेट और एग्जैक्ट आंसर के साथ में हम आपको ये पेपर कवर करवाने वाले हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर हम आपको जिन क्वेश्चंस में डाउट है उनका भी आपको क्लियरली बता देंगे। इन क्वेश्चंस में डाउट है तो आप खुद उनका भी आंसर जो है चेकआउट कर सकते हैं। जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियरली हम बता देंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन आज बनाए, ये हम सेट आपको बता दें, सेट बी है ये, है ना। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों का जो आरक्षण है इसका प्रावधान देखने को मिलता है। और ये जो गाइस आर्टिकल वाले जो क्वेश्चन है अनुच्छेद से रिलेटेड, भारत की कोई से भी एग्जाम हो सभी में इसे 100% क्वेश्चंस बनते हैं। और ऐसा एक नहीं है कि एक आधी क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस ज़्यादा भी इससे पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभाओं में सीटों की जो आरक्षण है इसका प्रावधान है। तो ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल कौन सा है? तो ये आर्टिकल है 332, है ना। 332 अनुच्छेद आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? आइए अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है FPGA, है ना। FPGA एकीकृत सर्किट है जिनका AI को डिप्लॉय करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो FPGA का विस्तृत रूप आपसे पूछा है, फुल फॉर्म पूछा है। FPGA का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, ये आपको फुल फॉर्म इसका बताना है। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा ये होगा फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज, इसका फुल फॉर्म आपका रहेगा फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जनजातियों पर लिखी पुस्तकों की सूची 1 को उनके लेखकों की सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो ये सूची 1 है और ये सूची 2 है जिसमें आपको लेखक देख रहे हैं और यहाँ पर ये पुस्तकें हैं। तो द ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ये लेखक है, इस पुस्तक को किसने लिखा है, इस तरह से आपको मिलान करना है। ट्राइबल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश, ए प्लानिंग पर्सपेक्टिव, द भील्स, ए स्टडी और द बेगा। ये जो पुस्तकें लिखी है किसके द्वारा लिखी गई है, कौन इसके राइटर है, ये बेसिकली आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है ना। और यहाँ पर आपको नीचे कूट दे रखे हैं, कूट की मदद से आपको क्लिक करना है सही। तो हमारा जो पहली पुस्तक है ये लिखी है RV रसेल, है ना, एंड RB हीरालाल ने। तो ये आपकी पहली हो जाएगी। दूसरी ट्राइबल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश, ए प्लानिंग पर्सपेक्टिव, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? क्लियर है? तो ये जो लिखी है ये लिखी है अजीत रायजादा ने, तो ये दूसरी हो जाएगी। इसके अलावा द भील्स ये लिखी है TB नाइक ने, तो ये तीसरी हो जाएगी। और ये द बेगा ये वेरियर हेलविन ने लिखी है, तो ये चौथी हो जाएगी। इस तरह से तो आपका पहले 3 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, फिर 1 आएगा। 34 21 आपका आंसर आएगा। 34 21 ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका रहेगा। इस तरह से ये रहेगा। क्लियर है? आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, PR श्रीजेश को अपने करियर में निम्नलिखित कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? तो PR श्रीजेश आप सभी जानते ही, आई थिंक इनके बारे में, है ना, इनको जानते ही आप सभी। तो PR श्रीजेश जो है इनको अपने करियर में इनमें से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? नहीं यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, जो कि MPPSC के एग्जाम में खास करके ये जो हाईलाइट वर्ड है आपको देखने को मिलता है। बाकी और में काफ़ी कम तरीके से इस तरीके का हाईलाइट किया जाता है ना। तो ये जो पुरस्कार है कौन सा पुरस्कार है इनको नहीं मिला है? तो यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, 4 पुरस्कारों के नाम दे रखे हैं। इनमें से जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ये द्रोणाचार्य पुरस्कार रहेगा। PR श्रीजेश आपको याद रखना है कौन सा पुरस्कार इनको नहीं मिला है ना। ये आपसे पूछा गया है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय E-गवर्नेंस योजना NEGP, है ना। इसके तहत मिशन परियोजनाओं का सार संग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है, मिशन परियोजनाओं का जो सार संग्रह है ये क्या कहा जाता है, इसको क्या बोला जाता है? बेसिकली ये पूछा है तो इसको सारांश ऐसे बोला जाता है, सारांश। तो सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर चला जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना किसने की? तो आई थिंक आप सभी को पता ही है, फेसबुक की जो स्थापना की, ये मार्क जुकरबर्ग के द्वारा की गई। फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गार्टनर, है ना, गार्टनर के ई गवर्नेंस के विकास मॉडल के 4 चरणों का जो है आपको सही क्रम बताना है। क्लियर है? तो गार्टनर के ई गवर्नेंस के विकास मॉडल का जो 4 चरण यहाँ पर दिए हैं, इनका सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम ये आपका फर्स्ट वाला ही रहेगा, सूचना, बातचीत, लेन देन और परिवर्तन। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है MS-DOS, है ना, डॉस निम्नलिखित में से किस प्रकार के यूजर इंटरफेस वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो MS-DOS जो है ये किस टाइप का एक यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस प्रकार का? तो ये है कमांड आधारित इंटरफेस। कमांड आधारित इंटरफेस के लिए आपका सी ऑप्शन चला जाएगा यहाँ से बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, ये किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे कनेक्शन विफलता, डेटा की हानि आदि से उबरने की कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर किसी प्रकार की जो त्रुटि जैसे कि कनेक्शन विफलता, डेटा की हानि आदि से उबरने की कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता जो होती है, उस क्षमता को बेसिकली बोला जाता है लचीलापन, रेजिलियंस, है ना। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केशव दास द्वारा नहीं लिखी गई है? इनमें से केशव दास द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है, ये आपको क्लिक करना है बिल्कुल। तो यहाँ तो हमारा ये इसका देखिए, ये एक और क्वेश्चन छूट चुका है हमारा यहाँ पर नीचे, है ना। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये क्या होगा, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में कुल कितनी वृहद एवं मध्यम एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाएं अस्तित्व में हैं? 2023-24 की यहाँ पर बात की जा रही है, स्पेसिफिक आपको ईयर का दे रखा है कि 2023-24 में कुल कितनी वृहद एवं मध्यम एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं अस्तित्व में है मध्य प्रदेश में। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका रहेगा यहाँ से 31, है ना, 31 ही आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा। चलिए, अब ये जो पुस्तक आपका दे रखा है केशव दास द्वारा कौन सी पुस्तक जो है ये नहीं लिखी गई है, केशव दास द्वारा नहीं लिखी गई है कौन सी पुस्तक? तो इनमें से केशव दास की पुस्तकें कौन कौन सी है ये अगर आपको पता है तो आप आसानी से बता देंगे, है ना। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रत्न बावनी और राम रसायन। तो इनमें से आपकी जो राम रसायन है ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, बाकी ये 3 जो पुस्तकें हैं ये इनकी है, केशव दास जी की। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में मातंगेश्वर जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में मातंगेश्वर मंदिर की अगर अपन बात करें तो खजुराहो में आपको देखने को मिलता है, खजुराहो। इसके लिए भी ऑप्शन नंबर डी ही जाएगा करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई? इनमें से कौन सी पुस्तक राजशेखर ने नहीं लिखी? तो इनमें से काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, प्रबंध चिंतामणि और विशाल विद्यसाल बज्जिका। तो 4 पुस्तकें अलग अलग आपको दे रखी है, पूछा है राजशेखर द्वारा इनमें से कौन सी नहीं लिखी गई है? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से प्रबंध चिंतामणि हो जाएगा, ये इन्होंने नहीं लिखी है, बाकी ये सभी इनकी है। अगला है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनसूखा लोकनाट्य प्रचलित है? मनसूखा लोकनाट्य ये मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? तो करेक्ट आंसर आपका बघेलखंड हो जाएगा। बघेलखंड वाले जो एरिया है यहाँ पर ये मनसूखा जो लोकनाट्य ये प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आलाखंड के लेखक आपसे पूछा है कौन है? आलाखंड के लेखक कौन है? तो आलाखंड के लेखक हो जाएंगे यहाँ से जगनिक, जगनिक ऑप्शन नंबर डी में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सत्कार्यवाद किस दर्शन का मुख्य आधार है? सत्कार्यवाद जो आधार है ये आपका सांख्य जो दर्शन है इसमें देखने को मिलता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है? किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञों का जो अनुष्ठान है ये करना पड़ता है? तो ये जो आश्रम है कौन सा है? इस आश्रम का नाम है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मनुष्यों को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है। ब्रह्म आश्रम में नहीं करना रहता है, वनप्रस्थ आश्रम में भी नहीं करना रहता है और संन्यास आश्रम में भी नहीं करना रहता है ना। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक थी? ये आपसे पूछा है, मध्य प्रदेश का ये स्पेशली जिला है। तो इस जिले का जो नाम है ये आपको बताना है और इस जिले का नाम है इंदौर जिला। इंदौर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार इंदौर जो जिला है इसकी जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए।
यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण जो ग्रंथ है ये आपको बताना है। तो यजुर्वेद से रिलेटेड जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, इसका नाम आपको बताना है और इसका नाम है तैत्तिरीय, है ना, शतपथ इसको ऐसे बोला जाता है। तो तैत्तिरीय या शतपथ, ऑप्शन नंबर आपका जो डी है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का जो प्रचार है ये अलवार संतों द्वारा किया गया। तो अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? तो उन महिला साध्वी का नाम यहाँ से आपको बताना है। महिला साध्वी का नाम आपसे यहाँ पर पूछा गया है ना। तो तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का जो प्रचार है ये अलवार संतों के द्वारा किया गया। अलवार संतों में एक महिला साध्वी थी एकमात्र, उनका नाम है अंडाल, अंडाल नाम था इनका, अंडाल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा चला जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका, इनमें से कौन से चक्रवात ने नवंबर दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित किया था? नवंबर दिसंबर 2024 की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि अभी ये निकला ही है, जस्ट 2024 का नवंबर दिसंबर। इसमें तमिलनाडु के जो तटीय भाग को प्रभावित किया था, तो कौन सा चक्रवात है? इस चक्रवात का नाम आपको बताना है। फिंगल इसका नाम था, फिंगल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। करंट अफेयर के क्वेश्चन ही है। अगला क्वेश्चन है, दशक 2011 से 11 के बीच में, यानी कि 2001 से 2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही है? अब ये जो इंदौर वाला जो क्वेश्चन पूछा था इसमें भी बेसिकली इसी जनसंख्या वृद्धि दर से भी था। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर पूछी थी। मध्य प्रदेश की किस जिले में 10 की जो जनसंख्या वृद्धि दर है, 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो ये इंदौर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि दशक 2001 से 11, है ना, इसमें किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर, यहाँ पर राज्य आपसे स्पेशली पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर राज्य पूछा है तो आपका आंसर मेघालय जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मार्च 2023 तक भारत में इनमें से कौन से राज्य और में सौर ऊर्जा की जो स्थापना है क्षमता सर्वाधिक थी? तो सौर ऊर्जा की स्थापना क्षमता सर्वाधिक मार्च 2023 तक आपको इसके डेटा के अकॉर्डिंग बताना है। तो करेक्ट आंसर राजस्थान रहेगा, राजस्थान में सर्वाधिक थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी थी? 2024 में तेल रिफाइनरी आपसे पूछी है कि कितनी थी मध्य प्रदेश में? तो एक थी ये, एक आपको बताइए एक कहाँ पर है? तो एक आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? अब यहाँ पर सौर ऊर्जा की भी पूछी जा चुकी है और आपकी ये परमाणु ऊर्जा की भी पूछी गई है ना। तो वर्ष 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? तो ये आपसे पूछा है, तो ये आपका कुडनकुलम आपका जो है परमाणु केंद्र, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला क्वेश्चन है, उचेहरा कांस्य शिल्प का बड़ा केंद्र है, उचेहरा मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये आपको बताना है ना। कांस्य शिल्प का एक बड़ा केंद्र है उचेहरा, ये किस जिले में आता है? ये आपसे बेसिकली पूछा गया है। तो ये आता है बिल्कुल सतना जिले में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाघ जिला जो कि धार में है ना, बाघ धार जिले में देखने को मिलता है। तो किस गुफा को रंग महल कहा जाता है ना। ये जो बाघ की गुफाएं हैं जो कि धार जिले में है मध्य प्रदेश के, आप सभी को बताइए, बाघ नदी के तट पर ये स्थित है ना। तो इसके गुफा नंबर, कौन सा गुफा नंबर है जिसको रंग महल के नाम से जाना जाता है? ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपकी जो गुफा नंबर है ये है आपकी चौथी, कौन सी? चौथी गुफा नंबर है, क्लियर है, जिसको रंग महल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी दो श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है ना। दो श्रेणियाँ हैं जिनके बीच में नीलगिरी पहाड़ी आपको देखने को मिलती है। तो ये पहाड़ी हो जाएगी सह्याद्री पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर हमारा चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छतरपुर के चरण पादुका गोलीकांड जो कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसको कहा जाता है ना। छतरपुर का जो चरण पादुका गोलीकांड है इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है। तो छतरपुर के चरण पादुका गोलीकांड में भीड़ पर गोली चलाने का जो आदेश दिया था ये किसने दिया था? तो यहाँ पर जो आदेश दिया था ये टीसी, है ना, जीटी ने दिया था, माफ कीजिएगा, जीटी इनका नाम है, जीटी फिशर, है ना। तो जीटी फिशर ने ये दिया था। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? टूरिया जंगल सत्याग्रह, इसका नेतृत्व जो किया था ये किया था मूका लोहार ने। मूका लोहार, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट ये आपको अच्छे से देख लेना है सारा कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन से। जिनमें डाउट है उनमें भी हम आपको बताते चलेंगे कि इनमें डाउट है, तो उनमें आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा देख सकते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन है विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित द बायोलॉजिकली डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 किस दिनांक को प्रकाशित किया गया था। तो आपसे स्पेसिफिक डेट यहाँ पर पूछी गई है कि किस दिनांक को ये प्रकाशित किया गया था भारत के राजपत्र में, है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये यहाँ से जो रहेगा ये बिल्कुल 3 अगस्त रहेगा। क्या रहेगा? 3 अगस्त। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स अकेडमी, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, इसकी स्थापना किस शहर में की गई है? नेशनल डिजास्टर जो रिस्पांस फोर्स अकेडमी है इसकी स्थापना किस शहर में की गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो की गई है नागपुर में की गई है, नागपुर महाराष्ट्र में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चे किशोर सम्मिलित हैं, है ना। बच्चे या किशोर जिनको बोला जाता है बेसिकली ये सम्मिलित है। किस आयु वर्ग की बात यहाँ पर की जा रही है? तो ये जो आयु वर्ग आपका रहेगा ये 10 से 19 वर्ष का रहेगा। बिल्कुल 10 से 19 वर्ष के जो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में 10 से 19 वर्ष के बच्चे यानी किशोर जो हैं बेसिकली ये सम्मिलित है। यहाँ से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को भारत में समाप्त करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये जो समाप्त करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है ये किया है 2047 तक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत छतरपुर का प्रमुख उत्पाद क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये एक उत्पाद एक योजना जो है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इनसे क्वेश्चंस पिछली बार भी बने थे और इस बार भी बने हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना में छतरपुर का जो प्रमुख उत्पाद है इसका नाम आपसे पूछा है तो इसका नाम है लकड़ी के फर्नीचर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा के स्पीकर द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए गठित संसदीय समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा जो युग्म है ये इनमें से गलत है? क्लियर है। तो यहाँ पर संसदीय समितियों के सदस्यों जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में नियुक्ति के संबंध में यहाँ पर आपको गलत जो युग्म है ये पहचानना है कि गलत वाला इनमें से कौन सा है। क्लियर है। बिल्कुल तो इनमें से देखिए लोक लेखा समिति के.सी. वेणुगोपाल सही है। प्राकलन समिति वैजयंत पांडा। अनुसूचित जनजाति जाति कल्याण जो समिति है फग्गन सिंह कुलस्ते। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति गणेश सिंह, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या पहचानना है? गलत युग्म में पहचानना है कि अध्यक्ष कौन सा गलत है ना। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर बी रहेगा प्राकलन समिति। तो वैजयंत पांडा ये इसके नहीं है तो यह हमारा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 2023 में हांगझाऊ चीन में हुए एशियाई खेलों में भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट जो है ये इनमें रहा है ना। पदक विजेताओं में इनमें से कौन सा रहा है? और खेल युग्म गलत, है ना। खेल युग्म गलत कौन सा किसके साथ में है ये आपको पहचानना है। क्लियर है। तो इनमें से आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा खेल युग्म गलत एथलीट कौन सा एथलीट खेल युग्म गलत यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये आपको पहचान कार्ड बताना है। तो यहाँ पर बाकी सभी सही है। ये अन्नू रानी आपका 100 मीटर स्प्रिंट महिला ये आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत में किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता है? कौन सा पैरामीटर स्वीकार नहीं किया जाता सामान्यतः, है ना, किसी भी स्टेट को विशेष दर्जा देने के लिए? तो ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या जाएगा। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, है ना। अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी ये कोई पैरामीटर नहीं है तो ये स्वीकार भी नहीं किया जाता है। ये पैरामीटर अगर दिया जाता है तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस किस जनजाति नायक के जन्मदिन के सम्मान में बेसिकली आयोजित किया जाता है? तो ये 15 नवंबर को जो किया जाता है ये किया जाता है किसके सम्मान में? तो ये किया जाता है भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश और भारत के साथ संयुक्त सेनाभ्यास का युग्म गलत है ना। गलत युग्म पहचानना है तो रूस इंद्र सही है। किर्गिस्तान खंजर सही है ना। सेशेल्स लामितिये ये तीनों सही है। ये थाईलैंड युद्ध अभ्यास जो है ये वाला गलत है। युद्ध अभ्यास इसका नाम तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा डेटा सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत जो ग्राहकों और संगठन के डेटा को अवैध पहुंच या प्रयोग के से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं नीतियों और नियंत्रणों को शामिल करता है उसे क्या कहा जाता है या उसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा इसको क्या बेसिकली बोला जाता है? डेटा सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत है जो ग्राहकों और संगठन के डेटा को अवैध पहुंच या प्रयोग से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं नीतियों नियंत्रण को शामिल करता है। तो इसे जो बोला जाता है इसे बोला जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा।
T20 विश्व कप फाइनल 2024 के संबंध में इनमें से जो गलत कथन है ये आपको पहचानना है, कौन सा कथन गलत है ना। तो गलत कथन आपको पहचानना है। गलत कथन यहाँ पर जो रहेगा ये फर्स्ट वाला ही गलत हो जाएगा, ये दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा। क्लियर है, बाकी और सभी सही है। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाने के लिए कई पहल की है, तो निम्नलिखित में से कौन से सही है। यहाँ पर आपको सही बताना है कि इनमें से कौन सी पहल सही है। तो इनमें से रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक उद्यान का निर्माण, है ना, मध्य प्रदेश जनजाति महिला बोर्ड कल्याण बोर्ड और रानी दुर्गावती की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करना। तो इस 43 का जो करेक्ट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जाएगा। हाँ, 1 और 2 रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, जबलपुर में रानी दुर्गावती उद्यान और स्मारक का निर्माण बनेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपकी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। वर्ष 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान के प्राप्तकर्ता बताना था कि कौन है। तो इसके जो प्राप्तकर्ता है यह है राजकुमार हिरानी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश के 3 गांवों को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट सतत प्रयासों के लिए मान्यता दी गई, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा गाँव उनमें नहीं था। 3 गाँव इसमें है, एक नहीं है, जो पहचाना है कि इनमें से एक कौन सा नहीं है। क्लियर है, तो इनमें एक परानपुर है, दूसरा साबरवानी है और तीसरा है लाडपुर खास। ये 3 गांव है, ये घोघरा नहीं है, तो घोघरा ऑप्शन नंबर डी। यही पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो घोघरा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष दिवस है ये हर साल मनाया जाता है माफ कीजिएगा 23 अगस्त को। 23 अगस्त यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। भारत सरकार ने पर्यावरण की गुणवत्ता की सुरक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया। तो ये पारित किया था 1986 में, 1986 में, है ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, समुदायों का वहां संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है क्या कहलाता है। इसको बोला जाता है पारिस्थितिकी अनुक्रम, है ना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2011-12 से 23-24 तक चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी। तो ये जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, ये बढ़ी है आपकी कितनी, लगभग 4 गुना। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय पेट्रोलियम जो संस्थान है ये आपसे पूछा गया है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही है। क्लियर है, और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये आपका देहरादून हो जाएगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान और भारतीय पेट्रोल अनुसंधान संस्थान, पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान, तो देहरादून आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, एडोब फोटोशॉप किस प्रकार के सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो एडोब फोटोशॉप अगर अपन बात करें किस प्रकार का ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन सब दे रखे, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, वेब सीरीज सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो आप सभी को बताइए कि एडोब जो फोटोशॉप है नाम से ही क्लियर है, आप सभी आसानी से इसको क्लिक कर सकते हैं। ग्राफिक सॉफ्टवेयर एज ए फर्स्ट ऑप्शन के साथ में हमारा आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है ICMR है ना। ICMR आप समझ चुके होंगे नाम से ही ICMR। तो इससे क्वेश्चंस जो बनाए वो हम आपको बता दें। ICMR से राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान NIRTH, है ना, ये है NIRTH। तो राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान NIRTH मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित है ये दोनों। तो इन दोनों को आपसे पूछा ICMR NIRTH, ये दोनों हैं, है ना, एक साथ है ये दोनों। तो ये कहाँ पर है ये आपसे बेसिकली पूछा गया है। तो ये आपकी जबलपुर में स्थित है, जबलपुर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर साहा और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना दिए जाने का उद्देश्य क्या है या उद्देश्य है। तो ये है आपका 10वीं और 12वीं की कक्षाओं में मेधावी स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु ये जो है पुरस्कार दिए जाने का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिनांक 23 दिसंबर 2017 23/12/17 से आहार अनुदान योजना किस जनजातीय समुदाय के कुपोषण को दूर करने की योजना है। तो करेक्ट आंसर विशेष पिछड़े जनजातीय समुदाय में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक मेलवेयर जो एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है और एक बार जब यहाँ उपयोगकर्ता को हमला कर इसे इंस्टॉल करवा देता है तो यह काफ़ी हद तक वायरस या वर्म की तरह कार्य करता है, इसे क्या कहा जाता है। तो इसे बोला जाता है बेसिकली ट्रोजन कहा जाता है इसको, ट्रोजन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोक अधिसूचना जारी करते हैं। तो ये कौन सा आर्टिकल है, किस आर्टिकल के तहत? अभी तक एक या दो आर्टिकल हम कवर कर चुके हैं। ये वापस से आर्टिकल से क्वेश्चंस बनाए। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि आर्टिकल से क्वेश्चंस कोई भी एग्जाम हो आपकी डेफिनेटली बनता है। क्लियर है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये जो है राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोक अधिसूचना जारी करते हैं। तो ये जो आर्टिकल है जिसके तहत ये करते हैं, ये आर्टिकल आपका रहेगा अनुच्छेद 342, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। तो इसका शॉर्ट नेम अगर अपन बात करें तो AICRA, है ना। AICRA आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2021-22 में इनमें से कौन सा राज्य जो है क्षेत्रफल में, यानी कि राज्य जो है देश में क्षेत्रफल में द्वितीय, है ना। ये आपको समझने वाला है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। 2021-22 में इनमें से कौन सा राज्य देश में क्षेत्रफल में द्वितीय स्थान पर है और दालों के उत्पादन में प्रथम है? मतलब वो क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर स्टेट है और वो दालों में पहले नंबर पर है। तो ये कौन सा स्टेट आएगा, है ना? कौन सा स्टेट आएगा? अब देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है राजस्थान, है ना, राजस्थान। तो राजस्थान तो ये आपका कट गया, ये तो नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर पूछा है 2021-22 में इनमें से कौन सा राज्य जो है देश में क्षेत्रफल में द्वितीय स्थान पर है और दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो ये आपका द्वितीय, तो राजस्थान तो फर्स्ट पर है, तो ये तो आपका यहाँ से कट गया। उसके बाद में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, 3 आपको ऑप्शंस में मिले हैं। क्लियर है? अब दूसरे नंबर पर आपको देखना है कि दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल में कौन है भारत में 2021-22 के अकॉर्डिंग। तो ये आता है मध्य प्रदेश, है ना। MP आता है आपका, MP मध्य प्रदेश, है ना। तो यहाँ पर आपको, और दालों में भी उत्पादन में भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन ही जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? काली मिट्टी के संबंध में इनमें से जो कथन सही नहीं है, ये कथन आपको बताना है। और ये वाला कथन ये है कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव जो पदार्थ हैं इनकी मात्रा अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मैग्नीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा पॉज करके वीडियोस को, है ना। वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए अच्छे से और उसके बाद में क्लिक करिएगा। हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये जहाँ तक पॉसिबल हो, देखिए वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश मैग्नीज निक्षेप में देश में द्वितीय स्थान पर है और मैग्नीज उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है 2020-21 में। छिंदवाड़ा जिले में गोदावरी एवं वर्धा नदी घाटियों में मैग्नीज के नीचे पे, झाबुआ जिले की थानला तहसील में मैग्नीज के नीचे पे। क्लियर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर एज रह सकता है ना, तो क्या रह सकता है यहाँ पर? ये हो सकता है 1, 2, 3, 4 सही है ना। बट हम आपको यहाँ पर बता दें, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हम जो है क्लियरली नहीं बता पाएंगे आपको कि एग्जैक्ट क्या है, 100% श्योरिटी के साथ में नहीं कह पाएंगे। बट आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चंस को देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बाकी डी हो सकता है, 100% श्योर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में के इनमें से कौन से जिले में वन आवरण 10%, है ना, जिले के भौतिक क्षेत्रफल का % से कम है? तो आवरण जो है 10% से कम है, आपको ये बताना है। ये कौन सा जिला है? ये जिला है, इसका नाम है भिंड जिला। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, देखिए वापस से आर्टिकल आपका बना है क्वेश्चंस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात कही गई है? तो ये जो आयोग है ये आपका ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। 338 आर्टिकल है, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की बात, गठन की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो पूरे मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की गई, तो उसका उद्देश्य आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त क्या है ना। आर्थिक स्वावलंबन तो उसका उद्देश्य है ही सही, इसके अतिरिक्त क्या है? तो इसके अतिरिक्त है स्वास्थ्य एवं पोषण, है ना। क्या है? स्वास्थ्य एवं पोषण। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। राजनीतिक भागीदारी भी नहीं है, विवाह संबंधित खर्च भी नहीं, क्योंकि राजनीतिक भागीदारी के लिए अलग चीजें हैं। विवाह संबंधित खर्च के लिए सरकार अलग से जो है विवाह सम्मेलन जो है ये ऑर्गेनाइज करवाती है
है ना। इसके अलावा आपराधिक न्याय प्रणाली में महिलाओं के अधिकार, तो ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 30 अप्रैल 1977 से 23 जून 1970 के दौरान जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तब मध्य प्रदेश के राज्यपाल बताने थे कि कौन थे। इसके बीच में 30/4/1970 से 23/6/1970 के दौरान मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे ये कौन थे। क्लियर है। तो उस टाइम पर जो राज्यपाल थे ये थे सत्यनारायण सिन्हा, श्री सत्यनारायण सिन्हा। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा। तो सबसे छोटा का तो आपको बताइए, कई बार आपने पढ़ा भी है। क्लियर है। सबसे छोटा है, देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, पट्टाभी सीतारमैया, हरिविनायक पाटस्कर या क्यासलंबी चोगलियान रेड्डी और सत्यनारायण सिन्हा। तो सत्यनारायण सिन्हा ये आपका है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा ये फर्स्ट के साथ जाएगा, पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। सबसे लंबा बलराम जाखड़ आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और कैंसर प्रदेश बनाए गए थे। तो ये जो बनाए गए थे इनकी संख्या है 14 राज्य और 6 कांसार प्रदेश बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 6 अप्रैल 1930 को की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह जानी जाती है 6 अप्रैल 1930, क्योंकि ये जो तिथि है किससे संबंधित है, इस तिथि को क्या घटना घटित हुई थी, क्या चीजें हुई थी, है ना। भारत के इतिहास में अच्छी तरह ये जानी जाती है। अगर अच्छी तरह आप ये जानी जाती है तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर पता भी होगा, है ना। तो करेक्ट आंसर रहेगा महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा से इसका संबंध है ना, 6 अप्रैल 1930। तो आपका यहाँ से क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन, बंगाल विभाजन भी नहीं हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। 2-3 तो क्वेश्चंस तो आपके आसानी से कट जाते हैं, बचा वही जो कि आपका राइट आंसर रहेगा। इस तरह से भी आप क्वेश्चंस को डिलीट कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही करने की जो घोषणा की थी कब की थी। तो मुस्लिम लीग के द्वारा ये जो घोषणा की गई थी ये की गई थी 16 अगस्त को 1946 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर जिन्होंने भीमबेटका जो शिलाश्रय है इनकी खोज की। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि जो भीमबेटका शिलाश्रय है इनकी खोज श्री विष्णु, है ना, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने कब की थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सन आपसे बेसिकली पूछा गया कि कब इन्होंने खोज की थी। तो 1957-58 में लगभग इन्होंने खोज की थी। इसी के दौरान आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है। कांची का कैलाशनाथ जो मंदिर है ये किस शैली में बना हुआ है। तो ये जो शैली है राजसिम्हा शैली है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा। सूची में कुछ चीजें दी गई है, कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन आपको करना है। तांबा, तांबा के लिए स्पेशली जाना जाता है बेहर, है ना, बेहर। तो यहाँ से ये वाला फर्स्ट हो जाएगा। हीरा के लिए हिनोता जाना जाता है, आप सभी को पता है। स्लेट के लिए मंसूर जाना जाता है ना। 3 वाला हो जाएगा और ये चौथा हो जाएगा बॉक्साइट। यहाँ पर आपका जो क्रम रहेगा ये क्या रहेगा, ये क्रम रहेगा 3, 4, फिर 1, फिर 2, 34-12, है ना। 34-12 आपका क्रम रहेगा। क्लियर है, 34-12। तो 34-12 ही यहाँ पर आपका ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो प्रसिद्ध संवाद है ये बेसिकली मिलता है। किस उपनिषद में ये बेसिकली चीजें मिलती है। तो ये बृहदारण्यक जो उपनिषद है इसमें देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सेम उसी तरह से सही उत्तर का चयन करना है। दमोह, है ना, यहाँ पर ये सीमेंट उद्योग है और जिला है। तो ये सीमेंट उद्योग जो जगह है वहां पर नाम दे रखा है और ये जिले का नाम जो देख रहा है। मालनपुर कहाँ पर आता है, भिंड में आता है। तो ये दूसरा हो जाएगा आपका, जो पहले पता है उसको लगा लीजिएगा। सतना, बानमोर, मेहर, मेहर सतना, सतना मेहर, है ना। तो यहाँ पर ये तीसरा हो जाएगा। मुरैना, बानमोर में ये चौथा हो जाएगा। एक ही बड़ा है बचा है ये वाला फर्स्ट वाला, तो ये दमोह नरसिंहगढ़ हो जाएगा। वैसे एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, ये जो नरसिंहगढ़ है ये राजगढ़ में भी आता है। तो राजगढ़ यहाँ पर अगर दे रखता तो फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, बट यहाँ पर राजगढ़ नहीं दिया है तो अच्छी बात है आपके लिए कि आपका सीधा आंसर यहाँ से चला जाएगा। अब जो क्रम बनेगा हमारा क्या बनेगा, देखिए मैं क्रम आपको बना के बता दूं। यहाँ पर 2 बनेगा, फिर 1 बनेगा, फिर आपका 4 बनेगा, फिर 3 बनेगा। 21-43 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है 21-43, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए चला जाएगा। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सिंगरौली जिले के महान एल्यूमिनियम प्लांट के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। बिल्कुल, है ना। तो ये 4 कूट आपको दे रखे हैं जी नीचे, आपको इनका मिलान करके यहाँ पर ये जो है क्लिक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा।
बिल्कुल। तो यहाँ पर सिंगरौली जिले के बरगांव के निकट महान एल्यूमिनियम प्लांट अवस्थित है। 2013 से प्रारंभ हुआ और इसके कुल उत्पादन का 80% निर्यात किया जाता है। स्मेल्टिंग के लिए फ्रांस से इस तकनीक का भी उपयोग यहाँ पर बेसिकली किया जाता है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा अब सही है ये आपको देखना है। तो यहाँ पर आपका देखिए 1, 2 और 4 है ना, ये सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2 एवं 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में कौन सी जनजाति का बाहुल्य है, कौन सी जनजाति यहाँ पर निवास करती है। तो यहाँ पर वैसे तो सबसे ज़्यादा अगर अपन मात्रा में देखें तो यहाँ पर भारिया जनजाति रहती है। भारिया ऑप्शन नंबर बी में आपको दे भी रखा है ना, और बाकी और भी रहती है पर कम ज़्यादा रहती है। इस तरह से ज़्यादा आपका पूछा है भारिया आपका हो जाएगा। ज़्यादा यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाहुल्य है, जनजाति का बाहुल्य है, तो भारिया आपका बी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजीज जिनको बोला जाता है ना, पीवीटीजीज के अंतर्गत नहीं आते। तो मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में इनमें से कौन सा नहीं आता है, आपको ये क्लिक करना है। तो आपका जो असुर है ये हो जाएगा, बाकी सहरिया बेगा भरिया ये सभी पीवीटीजीएस में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2024 के पद्म विभूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं है। 2024 के पद्म विभूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता इनमें से कौन नहीं है। तो इनमें से आपका जो है AR रहमान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। वैजंती माला बाला और कोनिडेला चिरंजीवी एम वेंकैया नायडू इन सभी को मिला है, बाकी ये AR रहमान को नहीं मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। प्रदेश में अधिकांश वर्षा मानसून से होती है ना, वर्षा मानसून से है ना, ये दे रखा है। शीतकाल में वायु की गति, ग्रीष्मकाल में वर्षा ऋतु की अपेक्षा तीव्र होती है। मध्य प्रदेश में मानसूनी वर्षा के वितरण पर समुद्र से दूरी का भी प्रभाव पड़ता है। और पंचमढ़ी में ग्रीष्मकाल जो है इसमें तापमान समुद्र तल से ऊंचाई पर से संबंधित है। तो इस तरह से ये 4 अलग अलग आपको पॉइंट दे रखे, कथन दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्लिक करना है कि आपका आंसर इस किसके साथ में चला जाएगा, है ना। तो आपका जो आंसर जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा, 1, 3, 4 है ना, 1, 3, 4 ये सही है, ये वाला गलत है। तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन आपको करना है। बेतवा है ना, ताप्ती, छिपरा और वैनगंगा। यहाँ पर स्थान और नगर आपसे पूछा है कि किस स्थान, बेतवा, मुल्ताई है ना, ताप्ती, छिपरा और आपका तो छिपरा का आपका ये हो जाएगा, जो पहले पता है उसको लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैनगंगा बालाघाट हो जाएगा, है ना, चौथा 4 ये हो जाएगा। इसके अलावा बची बेतवा और ताप्ती। तो बेतवा कहाँ से निकलती है, तो ताप्ती कहाँ से निकलती, ताप्ती बेतवा कुमरा गाँव है ना, राय से, और आपका ताप्ती। तो ये दोनों आपको अच्छे से याद ही होगा, क्योंकि ये डेफिनेटली आपकी एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ना। सबसे आपसे क्वेश्चंस जो है ये ज़्यादातर आपका बनता रहता है। बेतवा जो नदी है ओरछा से, तो यहाँ से आपका पहला हो जाएगा, ताप्ती मुल्ताई, तो यह आपका दूसरा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर किसके साथ में जाएगा, मैं आपको यहाँ पर नंबर बता देता हूँ। 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, है ना। 43, 21 आपका रहेगा। 43, 21 कहाँ पर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पर आपका बेतवा है ना, ये सभी आपका अरेंज हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। ये किस संशोधन के तहत किया गया, ये जो संशोधन है ये है आपका 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। कई बार इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम आपको पढ़ा भी चुके हैं और पूरी डिटेल के साथ में एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। आई थिंक आपको क्लियर ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचा सिद्धांत का जो प्रतिपादन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस मामले में किया गया था। आधारभूत ढांचा ये जो किया गया, सबसे पहले किया गया था केशवानंद जो भारतीय बनाम केरल राज्य, इसके मामले में किया गया था। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति का जो अधिकार है इसको निम्नलिखित में से किस रूप में स्वीकार किया गया है। संपत्ति का अधिकार जो स्वीकार किया गया है इसको कानूनी अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान में किस कमेटी की प्रकाशित अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए समाविष्ट किया गया था। तो ये जो समिति थी है ना,
किस कमेटी की प्रकाशित अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए समाविष्ट किया गया था? तो इस कमेटी का नाम आपको बताना है। कमेटी का नाम क्या है? तो हरेंद्र कुमार सेन, उषानाथ सेन, वरदाचारी, है ना, एस वरदाचारी, सप्रो यानी सर तेज बहादुर सप्रो। तो ये 4 अलग अलग आपको नाम दे रखे हैं। तो इनमें से आपका देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका 2 आंसर मैं आपको बताऊंगा। एक आपका बताऊंगा सी वरदाचारी और एक बताऊंगा डी, है ना। तो सी या डी दोनों में से एक आपका यहाँ पर हो सकता है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बाकी आप फिर भी देख लीजिएगा, सी या फिर डी दोनों में से एक आपका इसका आंसर हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन 1 आपको दे रखा है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी, है ना, और जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था। 2 कथन है, कथन 1 कथन 2, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, दोनों गलत है। कथन 1 सही है, कथन दूसरा गलत है, कथन 1 गलत है, दूसरा सही है ना। इनमें से कौन सा सही आपका रहेगा? बिल्कुल, चलिए जल्दी बताइएगा सभी लोग। आपका करेक्ट आंसर ये रहेगा, इस तरह से रहेगा, है ना। जो कथन 1 है ये सही है और दूसरा वाला गलत है, क्योंकि दूसरे वाले में इनको भी बुलाया गया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये लगाया जा सकता है संविधान के उल्लंघन पर, संविधान के उल्लंघन पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हमें यहाँ से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान पर है 2020-21 के डाटा के अकॉर्डिंग? ये आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी वाला। दक्षिणी दोलन इनमें से कौन से 2 महासागरों के मध्य दोलन प्रतिरूप है? दक्षिणी दोलन आपसे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी वाला रहेगा, प्रशांत एवं हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, वर्ष 2021 में भारत के कौन से राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक था? तो ये तो आप सभी को आई थिंक पता ही होगा। 2021 में आपसे अगर पूछा गया है तो इसका जो आंसर है ये आ जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी वाला। बघेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रणमत ठाकुर रणमत सिंह को कब फांसी दी गई थी? बघेलखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे ठाकुर रणमत सिंह, और इनके नाम पर मध्य प्रदेश में एक स्टेडियम भी है, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में, है ना। तो इनको कब फांसी दी गई थी ये आपसे पूछा गया है। बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर रहेगा 1859 में दी गई थी, अगस्त में, है ना, अगस्त 1859 आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। 4 अलग अलग ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। इनमें से आपका जो नर्मदा नदी है ये 5वीं सबसे बड़ी नदी है भारत की, आपको बताइए। तो गोदावरी नदी जो है ये यहाँ पर निम्नलिखित दे रखा है, यानी कि इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी? तो गोदावरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, याद रखिएगा। भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है उसके अकॉर्डिंग दूध, दालें और मसाले में सबसे पहले नंबर पर उत्पादक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में के कुल व्यापार घाटे को कम करने में किस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो उसको कम करने में मेन भूमिका निभाई है सेवा निर्यात ने, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति का जो मुख्य उद्देश्य है ये है मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना। हमने कई बार इस क्वेश्चन को आपको कवर करवाया भी है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक है? तो ये करेक्ट आंसर जाएगा हमारा गुजरात के साथ में, फर्स्ट ऑप्शन वाला। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी है? मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी अगर आपसे पूछी है तो स्टेपिडीज आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उद्यम क्रांति योजना, है ना, इसका मुख्य फोकस उद्देश्य क्या है? तो उद्यम क्रांति जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना, बी ऑप्शन के साथ करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट है, 2023-24 मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली जो सब्जी है ये कौन सी है? 2023-24 के अकॉर्डिंग सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी बताना है मध्य प्रदेश की। तो इसमें आपको अब 2 ऑप्शन हम देंगे क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या क्या? एक आपका प्याज और दूसरा आपका आलू, है ना। दोनों में से एक आपका हो सकता है प्याज या फिर आलू, तो ए और बी दोनों में से एक आपका हो सकता है। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, 2020 में SDG इंडिया इंडेक्स 3.0, है ना, 3.0 में मध्य प्रदेश का समग्र, है ना, SDG सतत विकास लक्ष्य स्कोर कितना था? 2020 में आपसे पूछा गया है। तो इसमें मध्य प्रदेश का जो विकास लक्ष्य था, है ना, सतत विकास लक्ष्य SDG,
ये कितना है, तो ये था आपका 62 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला है 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार के कुल व्यय बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया था। 2023-24 में आपसे पूछा गया है, तो ये किया गया था 12.2% है ना। करेक्ट आंसर आपका रहेगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र NCEAS किस राज्य में स्थापित स्थित है, ये स्थापित है। तो ये जो राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र है ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये केरल में देखने को मिलता है। केरल हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। तो गाइज यहाँ पर जो है पूरे के पूरे 100 के 100 क्वेश्चन हम आपको कवर करवा चुके हैं। मुश्किल से 2-1 क्वेश्चंस में हमने आपको बताया कि कंफ्यूजन है, आप खुद देख सकते हैं। तो हमने 2-1 क्वेश्चंस में जरूर आपको बताया है। जिन क्वेश्चंस में डाउट भी था उनमें भी आपको क्लियरली हमने बता दिया है कि इन क्वेश्चंस में डाउट है, इनको अपन अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। बाकी जिनमें था वो उनमें आपको पूरा का पूरा पेपर कवर करवा दिया। और आई थिंक यहाँ से आपका पूरा पेपर काफ़ी अच्छे तरीके से गया होगा और आपने यहाँ से भी काफ़ी अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लिया होगा। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प आई थिंक आपको मिली होगी। क्लियर है। तो आप सभी से कहना चाहेंगे गाइस कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बेल आइकन जो है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। जिन लोगों ने वीडियोज़ को लाइक नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, है ना। अगर आप और कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में और भी आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ पर स्टडी मटेरियल वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से ज़रूर से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो कर लीजिएगा, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारे कई सारे और भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो कि नाम मात्र के शुल्क पर आपको मिल जाएगी, आप बिलीव भी नहीं करेंगे इतने कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। तो आप एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा। अगर आप मध्य प्रदेश की किसी अन्य एग्जाम की जैसे कि MPSI, MP पुलिस, MP कांस्टेबल, आबकारी आरक्षक, ग्रुप 5, ग्रुप 4, है ना, किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह है बिल्कुल कम प्राइस में अवेलेबल है। जब आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी इतने कम प्राइस में इतना बढ़िया कंटेंट नहीं देगा। तो अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट में उसके लिए भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।